श्रेय की बात पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, लेकिन शैलेश जी ने बहुत ही अच्छी विवेचना की और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त नहीं, आरएसएस मुक्त करना चाहते हैं। ये बात ठीक कह रहे हैं। वो कांग्रेस से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में कालांतर में आए, लेकिन आप एक थोड़ा सा नेपथ्य में जाइए। ये जो दो विचारधारा है वो आजादी के पहले से ही आपस में संघर्षरत है। कांग्रेस को आप एक पार्टी के रूप में ना देखें। आजादी के बाद का जो कांग्रेस है और आजादी के पहले का जो कांग्रेस है वो एक वैचारिक आंदोलन का कांग्रेस था, इंक्लूसिव कांग्रेस था। आजादी के बाद का कांग्रेस ने उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, बहुत हद तक उसमें कामयाबी मिली। लंबे समय तक उस आइडियोलॉजी के बदौलत कांग्रेस सत्ता में रही। दूसरी तरफ जो एक आइडियोलॉजी काम कर रही थी वो भी अपने तरह से प्रयास कर रही थी कि अपने आइडियोलॉजी को जनमानस में प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए और कन्विंस किया जाए। उसमें आते 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 उनको काफी वक्त लगा, 40-50 साल लग गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात समझाने में कामयाबी पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार गठबंधन से सरकार में आई वो आइडियोलॉजी की पार्टी, और फिर अभी ब्रूट मेजॉरिटी में है ये 2 टर्म से। अब इस ब्रूट मेजॉरिटी में आने की वजह से जो पहली आइडियोलॉजी की पार्टी थी कांग्रेस, उनके नुमाइंदों को लगा कि शायद हमारी जो आइडियोलॉजी है वो पुरातन हो गई है और ये जो नई आइडियोलॉजी है उसके टेकर्स हो गए हैं समाज में। तो बड़ी तेजी से उन्होंने दल बदल किया और उसमें जैसे शैलेश जी ने नाम गिनाया, सारे लोग आ गए, 22% हो या 35% हो। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में आए। अब सवाल लेकिन नीलू ये है, जो अभी आपने कहा कि किसको श्रेय जाता है। अभी श्रेय की बात है ही नहीं। अभी देश के सामने 2 आइडियोलॉजी आमने सामने खड़ी है और जो स्प्लिंटर्स ग्रुप है, जिसको हम क्षत्रप पॉलिटिशियन कहते हैं या क्षत्रप पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, वो मोटे तौर पर या तो परिवार की पार्टी है या जात की पार्टी है। उसमें वो इंक्लूसिविटी नहीं है, वो इंक्लूसिव आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। अब जो सत्ता में पार्टी है उनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान हो गई है, वो एक आइडियोलॉजी के साथ चल रही है। अच्छी है बुरी है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बरक्स अगर कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी स्टैंड करती है, बुरी हो अच्छी हो उसमें भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टैंड करती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ही स्टैंड करती है। और इसीलिए कांग्रेस को यह तय करना, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, खड़ी होनी पड़ेगी कांग्रेस को, और कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है, बल्कि देश के लोग भी चाहेंगे कि कांग्रेस खड़ी हो, क्योंकि एक स्वस्थ अपोजिशन अगर देश में नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी स्टेक पे चली जाएगी। इसलिए देश का भी डिमांड है और कांग्रेस का भी समय की नजाकत है कि उसे खड़ा होना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस का दुश्मन कौन है। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि कांग्रेस अगर यह समझती है कि उसका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है तो गलत है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र देश भर में बाहर नहीं किया, उनको ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और इस इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो सबसे माकूल बैटलफील्ड है आज के दिन में, जिसके तरफ इशारा किया शैलेश जी ने, मैं भी वही कहूंगा, और वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है, वहां अगर कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस फ्लिप कर सकती है और स्वीप भी कर सकती है, क्योंकि एक प्रकार से वैक्यूम हो गया है वहां अपोजिशन का। राष्ट्रवादी की स्थिति ठीक नहीं है, शिवसेना की स्थिति ठीक नहीं है, क्रॉस रोड पर वहां की जनता आ गई है क्योंकि अपोजिशन विन हो गया। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा, महाराष्ट्र में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी कांग्रेस की स्थिति नहीं है जहां 30 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए महाराष्ट्र एक अच्छी भूमि हो सकती है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। अब देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में भी जो अगर लगातार पिछले विधानसभा को छोड़ दीजिए, लास्ट विधानसभा में लगभग कांग्रेस जीती हुई थी, कुछ सीट से हारी है। गुजरात में मिरेकल कर सकती है कांग्रेस, गोवा में कर सकती है, हरियाणा में कर सकती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसकी तो 2 स्टेट में सरकार है, हिमाचल में उसकी सरकार है, कर्नाटक में सरकार बन गई है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना दोनों मिलाकर के 42 सीट है, 42 सीट है। अगर कांग्रेस वहां दम लगाए तो कांग्रेस को समर्थन मिल सकता है। तमिलनाडु में 39 सीट है,
वहां भी उनको समर्थन मिल सकता है। केरल में खुद राहुल गांधी वहां से रिप्रेजेंट कर रहे थे वायनाड से, केरल में उनका रिवाइवल हो सकता है। इस तरह से अगर बंगाल में अभी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस सोल मन बनाए कि हां हम बीजेपी के लिए मजबूत विकल्प हैं देश में और देश की जनता हमारी तरफ देखे, हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम जिसको कांग्रेस कहती है कि वो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है दूसरी तरफ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस अपने इंक्लूसिव आइडियोलॉजी को जनता के बीच रखे तो हमको पूरा यकीन है कि कांग्रेस को जन समर्थन मिलेगा और इस भाव से कांग्रेस को जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि छत्रपों के साथ जो ये खिचड़ी पका रहे हैं उसमें कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। छत्रप की हैसियत नहीं है कि वो ऑल्टरनेट दे जी। और इसमें मैं समझता हूं कि खड़गे साहब की भूमिका और राहुल गांधी की भूमिका, अनडाउटेडली राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं और खड़गे साहब भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कपिल सिब्बल के बारे में, अभी आपने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में, ये सारे लोग बाट जोह रहे हैं, आ सकते हैं। हालांकि ये कैप्टन अब उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ये हैं और G23 के लोग सब आ जाएंगे, सबको थोड़े से प्रेम से उनको बुलाया जा सकता है। बहुत इन लोगों का कोई पॉलिटिकल इलेक्टोरल बहुत महत्व नहीं है, लेकिन साथ आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, ये जो एक आइडिया जाएगा समाज में तो उसका इंपैक्ट होगा जनमानस पे कि जो छूटे साथी हैं वो वापस आ रहे हैं और कांग्रेस ऑल्टरनेट के रूप में आ रही है। अगर ऐसा नैरेटिव कांग्रेस बना सका तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रिजेंटमेंट जनता के बीच है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और हम समझते हैं कि शायद राहुल गांधी और खड़गे साहब दोनों इस पर विचार कर रहे हैं गंभीरता से।